सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य संस्कृतसाहित्यस्य विषये पठिष्यामः। देखिए, आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय जो पढ़ रहे थे, उसके अंदर यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित ये हुआ था कि संस्कृत साहित्य क्या है। इतिहास तो हम जानते ही हैं, जो भूतकाल बीत गया उन घटनाओं का वर्णन करता है, वो इतिहास है। लेकिन ये संस्कृत साहित्य क्या है, इस विषय पर यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेना हमारा उद्देश्य है। सर्वप्रथम तो संस्कृत साहित्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। किसी भी देश की संस्कृति का मूल वाहन वहाँ का साहित्य ही होता है। अतः किसी भी देश की संस्कृति का स्वरूप तत्रत्य साहित्य में देखा जा सकता है। तत्रत्य मतलब वहाँ के साहित्य में देखा जा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों के सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार तथा परिवर्तन एवं परिवर्धन भी तत्रत्य साहित्य के ही माध्यम से होते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक देश की संस्कृति की प्रत्येक देश की संस्कृति का मूल स्वरूप भी, चाहे वह भौतिक हो अथवा चाहे आध्यात्मिक, तत्कालीन साहित्य में ही प्रस्फुटित होता हुआ देखा जा सकता है। यानी अगर किसी की संस्कृति सभ्यता किसी देश की जाननी है तो उसके साहित्य को पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि उसका साहित्य किस प्रकार का है। साहित्य या उस देश का देश काल वातावरण कैसा था, उसके बारे में हम जान सकते हैं साहित्य को पढ़कर। इसका कारण यह है कि मानव की सर्वविध आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि जितने भी मान्यताओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक मात्र साधन जो है वह साहित्य ही होता है। अतः यह भी कहा जाता है, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। ये तो उक्ति प्रसिद्ध ही है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज के उत्थान पतन, वृद्धि ह्रास, समृद्धि व्यवृद्धि तथा सामाजिक सामयिक उत्कर्षापकर्ष का पूर्ण एवं सुपरिनिष्ठित एवं ज्ञान हमें तद्देशीय तत्कालीन साहित्य से ही प्राप्त होता है। ये जो भी है उन्नति, अवनति, विकास, इस सब का पूर्ण ज्ञान और पूर्ण परिनिष्ठित ज्ञान हमें उसके साहित्य से ही प्राप्त होता है। साहित्य के इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य भारतीय समाज के आचारों विचारों का, उसकी उन्नति अवनति का तथा उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। और इस बात का प्रमाण भी है कि संस्कृत प्राचीन साहित्य का चरम लक्ष्य भारतीय जीवन के लिए तथा क्या है, सदा ही शाश्वत आनंदोपलब्धि ही रहा है। यानी प्राचीन साहित्य का चरम लक्ष्य भारतीय जीवन के लिए सदा ही क्या रहा है, शाश्वत आनंदोपलब्धि, आनंद की उपलब्धि भी रहा है। अन्य देशों की तरह यहाँ पर केवल भौतिकता का ही आश्रय नहीं लिया गया है, साहित्य में आध्यात्मिकता की भावना भी दृष्टिगत होती है। हमारा साहित्य जो है वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, अपितु भौतिक आवश्यकताओं के लिए तो है ही, किंतु साथ में आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्रकट करता है। आध्यात्मिक ज्ञान, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ति के लिए संस्कृत साहित्य का प्रमुख प्रतिपाद्य भी रस या आनंद ही रहा है। शेष सब साधन क्या है, आनुषंगिक मात्र रहे, यानी गौण रहे हैं, जिन्हें संस्कृत साहित्य के सुविस्तृत प्रांगण में यत्र तत्र देखा जा सकता है। अब यहाँ पर संस्कृत साहित्य का यह
इतिहास के विषय में अगर बात करते हैं तो निष्कर्ष यह है कि संस्कृत साहित्य में सर्वत्र परमानंदोपलब्धि का ही प्रयास है। न केवल वैदिक साहित्य ही अपितु लौकिक संस्कृत साहित्य भी इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का समुज्ज्वल निदर्शन है। भारतीय संस्कृति की आत्मा सदा ही आध्यात्मिक भावना ही रही है। अतएव इन लौकिक काव्यों में भी तप, त्याग, वैराग्य, दान, उपासना, दया, उदारता, सहानुभूति, लोक कल्याण आदि विशिष्ट गुणों से अनुप्राणित भारतीय संस्कृति का भव्य स्वरूप हमें संस्कृत साहित्य के अंदर दृष्टिगोचर होता है। न केवल महर्षि वेदव्यास अपितु आदि कवि वाल्मीकि ने भी कालिदास और वाल्मीकि नहीं आदि कवि वाल्मीकि नहीं अपितु अन्य कवि जो हुए हैं कालिदास, भास, भवभूति, अश्वघोष, भारवी, माघ, बाणभट्ट, दंडी आदि कवियों ने भी अपनी रचनाओं में उसी भारतीय संस्कृति के भव्य स्वरूप को प्रस्तुत किया है जो कि हमें वैदिक साहित्य में भी देखने को मिलता है। यह दूसरी बात है कि यहाँ वह रूप इन महाकवियों की जो है कांता सम्मित उपदेश की परिधि में बंधकर विविध चरित्रों एवं विचित्र अतिशयोक्तिपूर्ण आख्यानों एवं वर्णनों तथा बाह्य प्रकृति के उपादानों के परिवेश में प्रस्तुत हुआ है। तात्पर्य यह है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यहाँ पर एक शब्द आया कांता सम्मित, कांता के समान मधुर उपदेश देने वाले हैं ये काव्य जितने भी है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। वो कांता सम्मित उपदेश का मतलब होता है मधुर उपदेश। जिस प्रकार जो घर की भार्या कांता पत्नी होती है वह मधुर उपदेश देकर पति को प्रेरित करती है, उसी प्रकार ये जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं इतिहास के अंतर्गत जो रखे गए हैं वे सभी ग्रंथ हमारे को एक व्यवहारिक शिक्षा देने के साथ साथ उपदेश तो देते हैं, लेकिन उपदेश कैसा देते हैं? मधुर उपदेश देते हैं जिसे कोई आसानी से स्वीकार कर ले। ऐसे उपदेश देते हैं, कड़वा उपदेश नहीं देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में कहा भी गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलो और मधुर बोलो, लेकिन कड़वा सच कभी भी मत बोलो। यानी मधुर बोलो, सत्यम ब्रूयात सत्य तो बोलो, और प्रियम ब्रूयात लेकिन प्रिय सत्य बोलो। सत्य ऐसा बोलो जो प्रिय हो, प्रियो यानी मधुर हो। अप्रियम सत्यम आगे का सत्यम ब्रूयात प्रियम न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। कैसा? सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य। जो किसी को ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को अप्रिय लगे, बुरा लगे। यहाँ पर तो यह हमारा जो संस्कृत साहित्य है वह हमारे को कांता सम्मित उपदेश प्रदान करता है। कांता सम्मित उपदेश कौन प्रदान करता है? संस्कृत साहित्य के ग्रंथ प्रदान करते हैं। उसके अंतर आत्मा वही आध्यात्मिक और भावना एवं रस प्रवणता ही है, क्योंकि हमारे संस्कृत साहित्य में आध्यात्मिकता की भावना ओतप्रोत है और साथ में रस प्रवणता है। उसमें रस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि रस जो है, रस नहीं आया तो ऐसे काव्य को पढ़ने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार के रसों का भी आस्वादन होता है। काव्य नाटक अथवा काव्य नाटक या कविता को पढ़कर जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस के नाम से जानते हैं। आज इन कवियों की रचनाओं को जो इतना सर्वत्र देश विदेश में भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है, इसका कारण इनकी काव्य कला विदग्धता के साथ साथ इनके द्वारा अपनी रचनाओं में क्या है प्रदर्शित भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार का उदात्त एवं भव्य रूप ही है। भारतीय संस्कृति की झलक इन काव्यों में हमें देखने को मिलती है। सदाचार शिष्टाचार का उदात्त भव्य रूप भी देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति एवं समाज का आदर्श रूप है। प्राचीनता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य विश्व के सभी साहित्यों से
प्राचीन है। भारतीय साहित्य के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद की रचना यदि पाश्चात्य दृष्टिकोण ही सत्य मान लिया जाए तो भी आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, और तब से ही लेकर यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती चली आ रही है, और आज भी संस्कृत के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। इस बीच कितने ही देशों के साहित्य उत्पन्न हुए और कुछ दिन चलकर विस्मृति की गर्त में विलीन हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो साहित्य है पर संस्कृत साहित्य आज भी अग्रसर है, भले ही उसकी गति उतनी तीव्र न हो जितनी कि अब तक होनी चाहिए थी, पर इसमें भी संदेह नहीं किया जा सकता कि इसकी धारा का प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं हुआ है और न कभी अवरुद्ध होगा। वैदिक संहिता के काल के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथ, फिर तदनंतर आरण्यक ग्रंथ, फिर उपनिषद ग्रंथ, उसके बाद वेदांग ग्रंथ, फिर सूत्र ग्रंथ, उसके बाद और भी कई ग्रंथ आते गए। लौकिक संस्कृति में फिर लौकिक महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य के बाद उसके बाद गीति काव्य, मुक्तक काव्य के बाद नाटक, नाटक में भी रूपक, उपरूपक, इसके पश्चात फिर बाद में अगर गिनते हैं तो यहाँ पर नीति कथा, पद्य कथा, गद्य, पद्य, चंपू, यानी संस्कृत साहित्य एक विशाल सागर है जिसका वर्णन करना कम मतलब थोड़े से शब्दों में संभव नहीं है। संस्कृत साहित्य की लौकिक धारा के रूप में काव्यों, नाटकों, आख्यान साहित्य की रचना ने इस धारा को और आगे बढ़ाया है। इस प्रकार संस्कृत धारा आज भी अविच्छिन्न एवं अश्रांत बनी हुई है। प्राचीनता के साथ साथ संस्कृत साहित्य सर्वांग परिपूर्ण भी है, जहाँ इस साहित्य में एक और आध्यात्मिक चेतना की कुछ रुक्षता सी आजकल के लोगों को परिलक्षित होती है, वह इसमें दूसरी ओर मानव जीवन की मनोरंजकता एवं मनोज्ञता की भी कमी नहीं है। भारतीय संस्कृत साहित्य का लक्ष्य कभी भी कोरा अध्यात्मवाद नहीं रहा है, अपितु इसमें निश्रेयस की साधना के साथ साथ अभ्युदय साधना का भी पर्याप्त प्रशस्त पथ प्रदर्शित हुआ है। अर्थात इसमें मानव जीवन उपयोगी चारों ही पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक इस साहित्य में इन चतुर्विध परम पुरुषार्थों का बड़ा ही विशद विवेचन प्राप्त होता है। आज के मानव की इस भ्रांतिपूर्ण धारा के निराकरण के लिए हमें संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। अतः यहाँ पर हमने संस्कृत साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय दिया कि संस्कृत साहित्य क्या है और इसका इतिहास एक एक कवि हम पढ़ ही रहे हैं। आज संस्कृत साहित्य के विषय में हमने परिचय प्राप्त किया। अगले वीडियो में किसी एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार अथवा गीतिकार को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।